और अच्छे से जान सके, ये अंदर एक तड़प रहती थी। उन दिनों कोई इंटरनेट तो होता नहीं था कि आप इंटरनेट पे गए, आपने टाइप किया और आपको सब चीजें सुलभ रूप में देखने को मिल जाए। तो मन में एक बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मुझे कोई गुरु मिले और वो गुरु मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे बताए भारत के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे वाङ्मय के विषय में। तो वो तड़प जो है मुझे, उसने मुझे गुरु की तलाश में प्रेरित किया जाने के लिए, और मैं अनेक वर्षों तक एक गुरु की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। ये मालूम चलता कि कोई भी संत आया है तो मैं तुरंत जाता था, मुझे लगता था शायद वही मुझे अपने गुरु मिल जाए। और अंत में वो जो मेरी तड़प थी, जो मेरी खोज थी, वो पूरी हुई जब मुझे मेरे गुरु मिले। उन्होंने एक नया जन्म दिया मुझे और उन्होंने समझा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, मेरी क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या अंदर तड़प है। और उन्होंने मुझे बताया कि भारत वास्तविक रूप में क्या है, कितनी समृद्ध यहाँ की संस्कृति है, कितना विस्तृत और बृहद यहाँ का ज्ञान विज्ञान दर्शन वाङ्मय है। उनके चरणों में बैठ के हमने भारत को समझा, भारत को जाना, ये उन्हीं की कृपा थी। प्राच्यम अपने आप से मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि फिर कभी इस महान देश में किसी को भी अपने किशोरावस्था में इस वेदना से ना गुजरना पड़े, यूं तड़पना ना पड़े है अपने ही मूल को जानने के लिए। तो ये मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि अपने जीवन में यथासंभव जो भी हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि कोई भी अगर जानना चाहे अपने ही देश के विषय में, अपनी महान सभ्यता के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, तो वो उसको सुलभ रूप से वो सब कुछ उसको उपलब्ध हो जाए। ये अपने आप से एक प्रतिज्ञा थी, अपने आप से एक वादा था और ये एक संकल्प के रूप में अंदर उत्पन्न हुआ। ईश्वर की प्रेरणा हुई कि इस दिशा में काम करना है। और मैं जीवन के साथ बहने में विश्वास रखता हूं, तो मैं जब मुझे अवसर मिला तो मैं अपने जो प्रोफेशनल एक कमिटमेंट है एज ए मरीन ऑफिसर वो ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली, ज्वाइन किया, उसमें कार्यरत था कई वर्षों तक। लेकिन साथ ही साथ मेरा अध्ययन मनन चिंतन चलता रहा और गुरु के चरणों में जब भी आता, जितनी प्रयास करता कि जितना समय उनके साथ बिता सकूं उनके साथ में बिताता, उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता। वैसे ही गुरु की एक झलक मुझे इंदुताई में दिखाई दी, जिस प्रेम से वो सब चीजें बताती हैं, समझाती हैं, जो अद्भुत उनका एक ज्ञान का एक विस्तृत एक सागर उन्होंने समेट कर रखा है। और जैसे वो प्रेरणा देती हैं, तो उनसे जब मैं बात करता हूँ या मैं उनका इंटरव्यू जब ले रहा था तो मुझे अपने गुरु का स्मरण हो रहा था। काशी के महान संत और तपस्वी थे हमारे गुरु। अब ये प्रश्न मेरे अंदर ये उभरा कि आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, या ऐसा क्यों उन हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के साथ इस देश में होता है? क्यों अपने विषय में ही जानने के लिए, अपने मूल को ही जानने के लिए क्यों इतना भटकना पड़ता है, क्यों इतना तड़पना पड़ता है? तो उसका उत्तर ये था कि हमारी जो महान इस देश की एक सबसे समृद्ध परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, उसका क्षय हो चुका था। और इसीलिए जिस शिक्षा प्रणाली को हमने अडॉप्ट किया, उस शिक्षा प्रणाली में कहीं भी कोई भी गुंजाइश ये नहीं थी कि अपनी ही संस्कृति के विषय में, अपने धर्म के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में बताया जाए। तो उसके मूल पे मैंने काम करना शुरू किया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतनी पीढ़ियां इस तरीके की वेदना से गुजरी है,
इसी में मैंने काम करना शुरू किया। जॉब के साथ-साथ मुझे अवसर मिला, तो मैं सबैटिकल लेके विदेश चला गया। तो मुझे लगा कि अगर अपनी बात को रखना है, अपनी संस्कृति को अगर सबके समक्ष रखना है, तो वो सबसे सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का अगर पूरे विश्व में है, तो वो फ़िल्म है, वो ऑडियो विजुअल मीडियम है और इसके माध्यम से हम हर बात को बहुत ही सशक्त रूप में रख सकते हैं। तो एक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, इस माध्यम को अच्छे से सीखने का और वो तड़प, वो अंदर से जिज्ञासा, वो मुझे फिर अमेरिका ले गई और वहाँ पे हमने फॉर्मल ट्रेनिंग ली। जैसा कि मैंने बताया, अ, 2 विश्वविद्यालयों में, यूएससी में, यूसीएलए में, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से, उसके पहले मेरी यात्रा फ़िल्म की कनाडा में शुरू हो गई थी और वहाँ एक बहुत महान हमको गुरु मिले जो फ्रेंच कैनेडियन फ़िल्म मेकर थे, मिशन नाम था उनका और उन्होंने प्रेरणा दी कि हम एक फॉर्मल ट्रेनिंग लें, तो हम वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से जितनी भी फ़िल्म के जितने भी आयाम हैं, उनको बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास किया और फिर मैं वहाँ हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, पैरामाउंट स्टूडियोज़ है, 20th सेंचुरी फॉक्स है, ऐसे बड़े-बड़े स्टूडियोज़ थे, वहाँ पे मुझे अवसर मिला काम करने का। दुनिया में जो बहुत ही श्रेष्ठतम जो फ़िल्म के प्रोफ़ेशनल्स थे, उनके साथ और उनसे सीखने का, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत प्रेम से सिखाया। लेकिन हमारे गुरु ने हमसे कहा था जब मैं जा रहा था कि जा तो रहे हो लेकिन वापस आना होगा और वो मेरे मन में, मेरे गुरु का वो वाक्य बैठा हुआ था कि मुझे वापस जाना है और अपने राष्ट्र की सेवा में, अपने धर्म की सेवा में जो भी मैं कर सकूँ उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना है। तो फिर मैं वापस पुनः भारत आ गया और फिर मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। पहले एक मूनलाइट करियर स्टूडियो और फिर प्राच्यम स्टूडियोज़ की स्थापना की। बहुत से नाम मेरे मन में आए जब मैं, मुझे लगा कि भारत की संस्कृति के लिए समर्पित होके अगर काम करना है तो एक समर्पित स्टूडियो होना चाहिए, जो और कुछ ना करे, सिर्फ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के विषय में ही फ़िल्में बनाए। तो बहुत से नाम विचार मन में आए, कई लोगों ने बहुत से नाम सुझाए, लेकिन प्राच्यम, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राच्य मतलब पूर्व है, पूर्व वो दिशा है जहाँ से सूर्योदय होता है और भारत वो महान देश है जहाँ से ज्ञान का सूर्योदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को आलोकित किया। तो इसीलिए हमने इस स्टूडियो का नाम प्राच्यम रखा। पहले तो हमने सोशल मीडिया से शुरू किया, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से। लेकिन मैंने देखा कि पूरा विश्व अगर एक चीज़ को लेके संगठित है, पूरे विश्व का मीडिया, पूरे विश्व की इंडस्ट्रीज़ अगर एक चीज़ में अगर वो संगठित हैं, तो वो ये है कि कैसे भी भारत का, सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, वो किसी भी रूप में फिर से उदय नहीं होते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी हर बात को, हमारी हर आवाज़ को दबा दिया जाए। इसलिए जब सोशल मीडिया पे हमने भारत की फ़िल्में बनानी शुरू की, हमारे धर्म और संस्कृति के विषय में बनाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जितनी भी बिग टेक्स हैं, ये सब भारत विरोधी हैं, ये सब धर्म विरोधी हैं, ये सब हिंदू विरोधी। और यही अनुभव मुझे विदेश में रह के हुआ था। जब मैंने कनाडा में और अमेरिका में देखा, वहाँ पे काम किया, तो वहाँ की जितनी भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया था या इवन जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ थी, उनके अंदर एक बहुत ही गहरा, एक भारत और हिंदुओं के विरुद्ध एक भाव मुझे वहाँ पे भी नज़र आया था। और वही चीज़ हमने देखी कि जितनी भी बिग टेक्स हैं, वो अगर आप भारत के विरोध में कुछ कहेंगे, कोई फ़िल्म बनाएँगे, तो वो तो आपको तुरंत बूस्ट करेंगे।
लेकिन अगर अगर आप भारत के विषय में बनाएंगे तो वो तुरंत उसको दबाने का प्रयास करें। उनका एल्गोरिथम उन्होंने ऐसे सेट, क्योंकि वो ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग मार्क्सिस्ट है ना, इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, जिनके सामने जो जिनको जो सबसे बड़ा उनका मार्ग का अगर कोई अवरोध है तो वो संस्कृति है, वो संस्कार है, वो उसको मूल से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो मन में ये प्रेरणा हुई कि इनके माध्यम से, इनके भरोसे तो अपनी बात हम कह नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया बहुत परिश्रम से। और स्क्रैच से हमने विश्व का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो कि भारतीय है, जो कि सनातनी है, जो कि हिंदू है, उसको हम लोगों ने स्क्रैच से हम लोगों ने बनाया। और ये कहा कि अगर अपने पास अपने कंटेंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर पावर रहेगा तो फिर हम अपने बात को बहुत स्वच्छंद रूप में कह पाएंगे। तो प्राच्यम ओटीटी की ऐसे शुरुआत हुई। अब वापस आता हूँ उन मूल कारणों पे जिसकी वजह से हमने प्राच्यम को शुरू किया है। तो जो कष्ट वेदना से मैं गुजरा था उसका मूल कारण था भारत की शिक्षा प्रणाली। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली वो इस रूप से ही डिजाइन की गई थी, या अभी भी डिजाइन की गई है, कि वो आपको अपने मूल से, अपनी संस्कृति से पूर्ण रूप से वंचित कर दे और आपके अंदर एक हीन भावना भर दे अपने ही देश के विषय में, अपने ही धर्म के विषय में। और वो हर संभव प्रयास करे कि कैसे आप पाश्चात्य को महिमा मंडित करते हैं, कैसे अपने जीवन में उनसे प्रभावित होते हैं, कैसे उनके मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो इस पे हमने बहुत गहन शोध किया है। उस शोध का परिणाम ये हुआ कि हमने एक सीरीज बनाई, एक फिल्म की। अगर आप लोगों को जब भी अवसर मिले तो उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो इन सब चीजों का उत्तर देती है कि हमारे साथ हुआ क्या स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के दौरान और भारत के स्वतंत्र होने के बाद। और उस फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल जो एक फ्रेज, कैच फ्रेज हमने मेन स्ट्रीम किया था, वो था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, वैचारिक विघटन, जिससे हम सब, हमारे पूर्वज, हम सब उससे जबरदस्ती हम लोगों को गुजरना पड़ा। और उस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की के कारण ही 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय हम चाहते तो एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते थे, एक नई दिशा निर्धारित कर सकते थे अपने राष्ट्र के लिए, जो भारत की संस्कृति और हमारे मूल्यों के अनुरूप होती है। लेकिन उस समय के जो नेता थे वो खुद ही इतने मुग्ध थे पाश्चात्य की संस्कृति से, सोशलिज्म से, कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। उस सीरीज का नाम है साहिब्स हु नेवर लेफ्ट। पहले गोरे साहब थे स्वतंत्रता के पहले, और स्वतंत्रता के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो गोरे साहब से भूरे साहबों को दे दिया गया। वही भूरे साहब जो बड़े बड़े पदों पे बैठते थे गोरों के साथ, उन्हीं को पूर्ण रूप से जो सत्ता है वो हस्तांतरित कर दी गई। यही मूल विषय था साहिब लेफ्ट का। और उन्होंने इस तरीके से ये सबवर्जन किया, सुनिश्चित किया, इसके ऊपर ये फिल्म हमने बनाई कि मूल कारण क्या था, क्यों नहीं हम अपनी शिक्षा नीति बना पाए, और क्यों नहीं जो भारत की ही सबसे महान परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, जिसको अंग्रेजों ने मूल से विनष्ट कर दिया था, उसको हम क्यों नहीं फिर से स्थापित कर पाए, फिर से हम क्यों नहीं उसको पुनर्जागृत कर पाए। इन सब मूल कारणों पे, क्योंकि किसी भी समस्या का अगर हम मूल नहीं जानेंगे तो उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता के अगले 70 वर्ष ऐसे ही बीते जब हम अंग्रेजों द्वारा विकसित, जिसको बोलते हैं
अंग्रेजों की झुग्गी झोपड़ियों की जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसको कहते थे बेल लैंकेस्टर एजुकेशन सिस्टम, उसको हमारे ऊपर अंग्रेजों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने हमारे ऊपर लाद दिया 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के बाद से। अंग्रेज जब तक थे, जब तक हम पराधीन थे, जब तक हम गुलाम थे, तब तक हम विवश थे। तब तो ये समझ में आता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आखिर क्यों हम इन सब चीजों को सुधार नहीं पाए स्वतंत्र होने के बाद, और कितना बड़ा डैमेज हुआ इसकी वजह से कि पीढ़ियां उस सबवर्जन से, उस कष्ट से और उस वेदना से उनको गुजरना पड़ा, और उनमें से मैं स्वयं एक था उसका भुगतान। यही संकल्प बस मेरे मन में उभरा कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अगर अपनी ही देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी महान वैदिक परंपराओं के विषय में अगर जानना चाहता है, भारत ऋषियों का देश है, इतनी अद्भुत यहाँ समृद्ध परंपराएं हैं। तो मुझे बस लगा कि जिस कष्ट से मैं गुजरा हूं, वो कष्ट, उस कष्ट से उनको ना गुजरना पड़े। क्योंकि मैंने देखा कि उस सब होने के बाद भी हमारी सरकारों का कोई भी ध्यान भारत की मूल समस्याओं पे आज तक नहीं। आज भी मैं देखता हूँ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, बड़े बड़े हाईवेज बना दो, बड़े रोड्स, बड़ी इमारतें, बड़े ये बड़ी वो, लेकिन हमारी जो मूल समस्याएं हैं, हमारे जो संस्कृति के और धर्म के जो आधार स्तंभ है, वो क्या है, उनको कैसे उनका पुनर्निर्माण करना है, इसके विषय में न किसी के चिंतन है, न कोई सोच रहा है, न कोई कुछ कर रहा है। और ये देख के बहुत कष्ट आज भी होता है कि हमने समझा ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारी समस्याओं का मूल क्या है, हमें समझा ही नहीं कि हमें करना क्या है। पाश्चात्य में मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रीवेज है, हाईवेज है, सब कुछ है, लेकिन वहां कोई संस्कृति नहीं। और इसी कारण मैंने ये चीज देख ली थी कि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये पूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाएगा। ये मैंने करीब 12 साल पहले ही वहां रह के देखा था, और वही आज सत्य हो रहा है। अगर हम इन मूल बातों पे अगर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे साथ भी आगे चल के यही होगा। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। प्राच्यम बस इसी दिशा में एक प्रयास है, अपनी संस्कृति को लोगों के समक्ष एक बहुत ही सशक्त रूप में लाने का। और जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अद्भुत योगदान है आप सबका कि कैसे पुनर्संस्थापना करें हमारी परंपराओं का, हमारी शिक्षा प्रणाली का। ये जो प्रयास है, ये राष्ट्र व्यापी होने बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके बहुत विश्व में बहुत ही मंदिर है, बहुत ही ढेर सारे मंदिर हैं पूरे विश्व में। तो उन्होंने मुझे निवेदन किया कि अगर एक उनका नए मंदिर के निर्माण में अगर क्रिएटिवली अगर हम थोड़ा उनको एडवाइस करें, तो हमने कहा जी बिल्कुल। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे नए मंदिर में कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने बृहद रूप में इसका निर्माण हो रहा है, और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये मंदिर जो है वो 1000 वर्ष तक ऐसे ही रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, मंदिर तो निश्चित रूप से, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि 1000 वर्ष तक ये मंदिर रहेगा। मेरी चिंता बस यही है कि क्या 1000 वर्ष तक हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति रहेगी? क्या वो लोग रहेंगे जो इस मंदिर में जाएंगे?
मेरी चिंता बस इतनी है, क्योंकि अतीत में भी मंदिर तो हमने बहुत ही एक से एक हमने निर्माण कराए थे, लेकिन क्या हुआ उनका? बाहर से लोग आए, आतताई आए, उन्होंने विध्वंस किया, उन्होंने उन मंदिरों को लूटा, हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाए और सब कुछ विनष्ट करके वो चले गए यहाँ से। तो मंदिर तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो संस्कृति और जो परंपराओं का जो क्षय हुआ, जो क्षरण हुआ, उसके पुनर्निर्माण की दिशा में हम कभी नहीं सोचते हैं। और ये सोचना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए प्राच्य में हम प्रयास करते हैं। आप लोग जब भी इस प्राच्यम.com पे जाएं और हमारा जो ओटीटी है उसमें ये सब फिल्में देखेंगे। इसीलिए हमने एक फिल्म बनाई, गुरु शिष्य परंपरा। आखिर हमारा जो ज्ञान है, दर्शन है, जो भी हमारी विधाएं हैं, अगर वो संरक्षित रही हजारों हजारों वर्षों तक, और कितने हजार वर्षों तक हम आपको बता दें, एक प्राच्य में एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है हिंदू सभ्यता और संस्कृति के 50,000 वर्ष। यानी कि हमने उस फिल्म के शोध के दौरान हार्ड एविडेंसेस पाए। मैं सॉफ्ट एविडेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे साक्ष्य हमने पाए जो ये साबित करते हैं कि हमारे संस्कृति, हमारा धर्म कम से कम 50,000 वर्ष से अनवरत इसकी अविरल धारा अक्षुण्ण रूप से 50,000 वर्षों से चल के हमारे तक पहुंची है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा थी, जिसने इस ज्ञान के संरक्षण में, संस्कृति के संरक्षण में बहुत अद्भुत योगदान दिया, अप्रतिम योगदान। लेकिन उस परंपरा को खत्म कर दिया गया, उसको विनष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने ये किया, सोच समझ के किया। उन्होंने 200 वर्ष पहले ही ये जान लिया था कि अगर वास्तविक रूप से अगर भारतीयों को अपना गुलाम बनाना है, तो इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा, इस सबको विनष्ट करना पड़ेगा। 1947 तक तो वो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद वो करने में असफल हो गए। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारी फिल्म है जो इसी विषय पे है, हमारी क्या परंपरा थी, क्या हुआ हमारे साथ, और कितना आवश्यक है कि इस महान परंपरा को हम फिर से संस्थापित करें। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें। ऐसे ही बहुत सी आपको सीरीज मिलेंगी, बहुत सी फिल्में मिलेंगी, बहुत से कंटेंट मिलेंगे। तो एक चीज और मैंने देखी कि हिंदुओं के अंदर मैंने देखा कि शत्रुबोध नहीं है। और शत्रुबोध इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा प्रणाली ने उस शत्रुबोध को समाप्त कर दिया। और शत्रुबोध इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर इतिहास बोध है। और कम्युनिस्ट जिनके हाथ में हमारी शिक्षा को सौंप दिया था हमारे नेताओं ने, नेहरू परिवार ने स्वतंत्रता के बाद, और जिन इस्लामिक लोगों के हाथ में सौंप दिया था। आप देखिए, पहला शिक्षा मंत्री नेहरू ने मौलाना आजाद को बनाया था और इंदिरा ने नूरुल हसन को बनाया था, जो कि एक इस्लामिक कम्युनिस्ट एक नेता था। एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगा कि हमारी महान जो शिक्षा प्रणाली थी उसको इन्होंने सिस्टमेटिकली खत्म कर दिया, उसको विनाश कर दिया और हमारे अंदर हीन भावना बढ़ दी। कोई आत्म गौरव नहीं बचा हमारे अंदर, क्योंकि इतिहास बोध नहीं था। क्योंकि हमारे इतिहास में, हमारी करिकुलम में, हमारी शिक्षा प्रणाली में आतताइयों को, आक्रांताओं को ही महिमा मंडित किया गया। तो मुझे लगा कि इस दिशा में भी काम करना होता है। मेरा जीवन ऐसे ही संकल्पों से भरा हुआ है। स्वयं ही जो मन में प्रेरणा आती है, मैं प्रयास करता हूँ कि उस पर संकल्प लूँ, उस पर कार्य करूँ। तो हमने द हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन्स ऑन भारत करके एक सीरीज बनाई।
कि पिछले 1400 वर्षों में हमारे साथ हुआ क्या, सच्चा इतिहास क्या था। 712 से जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था, और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? वो जो अरब का कालिफ था अली, उसके अंडर में जो अल हजाज था, उसका सेवक था। और अल हजाज ने उसको पूर्ण रूप से तैयार करके इस्लाम को स्थापित करने के लिए, और भारत के जो वैभव था और जो समृद्धि थी, उस पे मोहित था वो। उसको लूटने के लिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और जो सिंध की लड़ाई हुई थी, जो जब उसने आक्रमण किया और राजा दहिर को मार डाला था, उनका सिर काट के ले गया था, और उनकी दोनों पुत्रियों को ले गया था, सूर्या देवी और पीरमल देवी को। वहां से हमें लगा कि इन्वेजन्स शुरू तो और पहले से हुए थे, लेकिन जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए हमारे ऊपर, उनका बर्बर इतिहास जानबूझ के हमसे छुपाया गया। हमारे, और देखिए, मैं बहुत इसको बेबाकी से इस बात को कहता हूँ, कोई ढक छुप के नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये सत्य है, और सत्य को बेबाकी से रखना हम सबको चाहिए। ये जो सेक्युलरिज्म का पार्ट हिंदुओं को पढ़ाया गया एक तरफ का, और जिस तरीके से आतताइयों को, आक्रांताओं को महिमा मंडित किया गया, इसीलिए सच्चा इतिहास हमको पता ही नहीं चला है। और इसीलिए हमारे अंदर शत्रु बोध खत्म हो गया। शत्रु बोध नहीं रहेगा, जिस सभ्यता का शत्रु बोध खत्म हो जाता है, उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के सभी हथियार वो समर्पित कर दिए, समर्पण कर दिया उसको। तो आत्मसमर्पण है। जितनी भी विश्व की ताकतें हैं उनके सामने, कि वो जो चाहे कर ले। तो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो होता है शत्रु बोध। जब हम बॉर्डर्स पे जाते हैं भारत की सीमा की रक्षा के लिए, तो जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है, जिसका हर क्षण ध्यान में रहता है, जिसके कारण हम भारत की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, हम युद्ध लड़ सकते हैं, वो ये होता है शत्रु बोध है। कि हम कौन है, हमारे शत्रु कौन है, हमारे बीच में कौन सी वो लाइन है, अगर वो उसके पार है तो वो हमारे शत्रु है, वो विधर्मी है, अधर्मी है। और इससे पहले वो हमको विनष्ट करें, समाप्त करें, हमें उनको समाप्त करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में और कुछ नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को शत्रु बोध कराया। उन्होंने कहा कि ये जो जितने लोग तुम देख रहे हो, चाहे तुम्हारे चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, तुम्हारे गुरु हो, पितामह हो, चाहे जो भी हो, ये अब अधर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए इनको मारना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। वो शत्रु बोध जब मिला, और फिर वो दार्शनिक दृष्टिकोण जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तब उसके सामने सब चीजें स्पष्ट हो गई। ताच्यम बस ऐसा ही एक प्रयास है कि सत्य को सामने रखने का, शत्रु बोध सभी को देने का। जितने भी भारतीय, जितने हिंदू, जितने सनातनी हैं, अगर इतिहास बोध नहीं होगा तो शत्रु बोध नहीं। मैंने ये चीज बहुत गहराई से महसूस की है, तो मैंने कहा इतिहास बोध देना बहुत आवश्यक है। अगर हम शत्रु बोध की बात करें तो शत्रु हैं कौन, उनको भी परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे ये बातें, अपने जीवन के अनुभव, ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। आप लोग वरिष्ठ शिक्षक हैं, अध्येता हैं, और आगे चल के आप लोग बहुत से लोगों को जीवन में सही
मार्गदर्शन देंगे, सही बातें बताएंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं इन बातों को भी अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो मैंने अपने अनुभव में जो देखा पूरे विश्व में कि शत्रु है कौन, बोध तो हम उत्पन्न कर लेंगे लेकिन किसके खिलाफ करें। उन शत्रुओं को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। तो चार शत्रु हमने देखा पूरे विश्व में है जो भारत की, हिंदू धर्म की, हमारी संस्कृति की सबसे बड़े शत्रु है। पहला जो सबसे बड़ा शत्रु है जिसके विषय में मैंने बताया, जो 1400 वर्षों से जिसने बर्बरता पूर्वक हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं, जिसने नरसंहार किया हिंदुओं का, जिसकी वजह से हमारी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने 16-16 हजार की संख्या में एक साथ जौहर किया। सबसे बड़ा शत्रु है वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। दूसरा जो बहुत बड़ा शत्रु है वो है मार्क्सिज्म, कम्युनिस्ट विचारधारा है, जिसने बड़े बड़े देशों को, बड़ी बड़ी संस्कृति को विनष्ट कर दिया। रशिया को विनष्ट कर दिया उन्होंने। वो अब वोकिज्म के रूप में अब आ गया है सामने। अब वो एक नया एक स्वरूप लेके आया है, वो है कल्चरल मार्क्सिज्म, जो अब वोकिज्म के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है। और इस वोकिज्म की बयान अब भारत के ऊपर आ रही है। तो दूसरा शत्रु हमारा है ये कल्चरल मार्क्सिज्म, जिसका पूर्ण रूप से कब्जा है भारत की शिक्षा प्रणाली पे। आज भी जब हम बात कर रहे हैं इस वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालयों पे, हमारे शिक्षा संस्थानों पे, है ना, जो युवाओं को टारगेट करता है, उनको ब्रेन वॉश करता है, उनको अतिवादी बनाता है, उनको गलत दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अपने ही राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने ही धर्म के विरुद्ध उनको खड़ा करता है। और जिसका कब्जा मीडिया, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। तीसरा हमारा शत्रु जो बहुत ही चालाक है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, वो है इवेंजलिस्ट चर्च, जो अपने मिशनरीज भेज के धीरे धीरे दशकों से हमारे इंटीरियर एरियाज में जाके जो झूठ, प्रपंच, छल और प्रलोभन देके कन्वर्जन्स कर रहा है। और प्राच्य में इस पे एक फिल्म बनाई है, द वॉर वी आर लूजिंग। वो फिल्म है 5 प्रदेशों के ऊपर है। वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जहाँ पे जो हमारे वनवासी थे, जो भारत के मूल निवासी थे, जो हमारे भील थे, कैसे इवेंजलिस्ट चर्च और मिशनरीज ने वहां घुस के करीब करीब 90% लोगों को कन्वर्ट कर दिया। 5 भील राजाओं में से 4 को कर दिया। ये बहुत ही एक खतरनाक शत्रु है जो धीरे धीरे अपने पैर पसारता आया है, जो भारत की नींव को अंदर ही अंदर खोखला करता है। और चौथा हमारा शत्रु जो पूरे समाज में बहुत गहराई से जिसने जकड़ बना के रखी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, और वो शत्रु है डीप स्टेट है, जो अनेक देश की जो संस्थाएं हैं वो मिलके कैसे टारगेट करती हैं, कैसे सत्ता पलट करती हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी आपने देखा उन्होंने किया है, जैसे नेपाल में भी आपने हाल में देखा है। ये सब पूर्व नियोजित एक साजिश होती है, उस एक योजना होती है, उसके तहत करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक शत्रु जो आप जुडिशरी का व्यवहार देख रहे हैं, वो सब बिके हुए हैं इन डीप स्टेट के हाथों, जो इनको हर तरीके से इनको अपने पकड़ में, अपनी गिरफ्त में रखते हैं। तो इन शत्रुओं को पहचानना, शत्रु बोध को अपने अंदर
जागृत रखना, शत्रुबोध को आने वाली पीढ़ियों को देना, उनको आने वाले समय के लिए, चुनौतियों के लिए, युद्ध के लिए तैयार करना, ये बहुत ही आवश्यक है। और प्राचीन इसी दिशा में काम कर रहा है, एक जागृति फैला के, एक अवेयरनेस ला के। तो प्राचीन में जो आप विविध चीजें देखेंगे, जो फिल्में हैं, वो एक प्रयास है एक जागृति लाने का हमारे धर्म और संस्कृति के विषय में। जैसे एक हमने फिल्म बनाई इटर्नल सिविलाइजेशन, ये हमने बनाई थी G20 के लिए। 2 फिल्में हैं, वो भी प्राचीन पे है, आप लोग देखिएगा, इटर्नल सिविलाइजेशन और आपो वही अमृतम। अब हमको स्वयं नहीं मालूम, हमारे देश में लोगों को खुद नहीं मालूम कि कितना अद्भुत यहाँ की, कितनी अद्भुत स्थापत्य कला है, कितने अद्भुत यहाँ पे मंदिर है, कितनी महान, कितनी विशाल, कितनी कितनी समृद्ध ज्ञान की परंपराएं हैं। तो उसके ऊपर आधारित है इटर्नल सिविलाइजेशन, वो फिल्म देखिएगा। इसमें जो ज्ञान की जो विविध परंपराएं हैं उनको लेके है, जो अद्भुत मंदिर है, जैसे कैलाश मंदिर आप देखिए, कितना असंभव लगता है इसको देखिए कि कोई कैसे बना सकता है इसको। जैसे बृहदेश्वर आप देखिए, तो उसके ऊपर है ये इटर्नल सिविलाइजेशन। और आपो वही अमृतम की, लोग हमारे देश को प्रिमिटिव कहते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी प्राचीन काल से हमारे देश में ये अवेयरनेस थी। जल को वो देवता के रूप में पूजती थी, और जल का संरक्षण कैसे करना है, इसकी कितनी उन्होंने एडवांस तरीके पहले से सोच के रखे थे। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन क्या है, और इसमें उन्होंने कितनी, देखिए आप, राजस्थान, गुजरात में वापियां हैं, कूक है, कुंड है, स्टेप वेल्स है, जैसे रानी की वाव है। तो ये उसके ऊपर आधारित है कि कितना उन्नत हमारा समाज रहा है। तो इन सब चीजों पे, सब विषयों पे अलग अलग प्राचीन में बच्चों के लिए प्राचीन किड्स है, जिसमें हमारे देश में हमें लगा कि बच्चों के लिए फिल्में नहीं बनती, बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनता है। इसीलिए छोटे बच्चों के हाथ में हम, सबसे बड़ा अगर हमसे पूछा जाए तो अपराध क्या है, सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम अनफिल्टर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड कंटेंट प्री मैच्योर रूप से उससे बच्चों को एक्सपोज होने देते हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है कि सबके हाथ में, छोटे छोटे अवस्था के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल पे कोई प्रतिबंध है ही नहीं इस देश में कंटेंट के ऊपर, जो चाहे वो उसमें देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो प्राचीन किड्स है, भारत में संगीत की बहुत ही महान परंपरा है। तो भारत के संगीत शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत पे आधारित आप देखेंगे तो उसमें हमने प्राचीन नाद वो शुरू किया है। तो वो भारत के संगीत की विविध परंपराओं पे, विविध विधाओं पे प्राचीन नाद है। ऐसे आपको करीब करीब अलग अलग विषयों पे, और एक तो आप लोगों ने सबने देखा ही है, एक हम पॉडकास्ट करते हैं, उसका नाम है द चेंज मेकर्स। उसमें आपने हमारा पॉडकास्ट इंदु ताई जी के साथ देखा ही था। एक हम वो भी करते हैं जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, जिनका अद्भुत काम है अपनी अपनी क्षेत्र में, उनसे हमारा संवाद उस पॉडकास्ट द चेंज मेकर्स में होता है। अब हम ऋषियों की जो परंपरा थी, जो शास्त्र थे, उनको मूल स्वरूप में सामने लाने के लिए हम एक नया, अभी हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, ऋषि टॉक्स। और उसका पहला अभी वर्टिकल आने वाला है, वो है द एस्ट्रोलॉजी शो। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक वेदांग है हमारे यहाँ, वेदों के नेत्र है। कितनी, कितना अद्भुत विज्ञान है, और कितनी भ्रांतियां हैं इसको लेके, और मूल स्वरूप में इसको हम कैसे सामने लेके आए, इसको स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। ऐसे ही आयुर्वेद को, रस शास्त्र को मूल रूप से स्थापित करने की दिशा में हमारा
प्रयास है वो भी बस आने ही वाला है। तो इन सब विषयों को लेके इनकी मौलिकता को स्थापित करना, इनके सही पक्षों को, सही आयामों को रखना लोगों के समक्ष। और जैसा मैंने कहा कि प्राचीन और कुछ नहीं, ये अपने आप से एक प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन में, मुझे जिस कष्ट और वेदना से मुझे गुजरना पड़ा, वो कष्ट और वैसी वेदना, वो तड़प से भारत के किसी बच्चे को और किसी तरुण को, किसी युवा को उस कष्ट और वेदना से न गुजरना पड़े। वो अगर जानना चाहता है मूल रूप से अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी वैदिक पद्धतियों के विषय में, तो वो प्राच्यम पे जाके उन सब चीजों को मूल रूप से देख के और उनको समझ सकता है, सच्चे इतिहास को जान सकता है। प्राच्यम पे भी एक फिल्म हमारी आई, डेटिंग द महाभारत। कि महाभारत वास्तविक रूप से उसकी डेटिंग क्या थी, कब हुई थी। तो एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने काफी काम किया, अपना जीवन इसमें लगा के, अमेरिका में थे पहले। वो उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में, उसमें अद्भुत शोध की। तो करीब करीब 300 श्लोक महर्षि वेद व्यास ने, जिसमें खगोलीय वर्णन है हमारे उस समय की ग्रहों की स्थिति का। तो वो उसको उन्होंने डिकोड करके डेटिंग 5561 बीसी उस निष्कर्ष पे पहुंचे। इसी के ऊपर हमारी फिल्म है डेटिंग द महाभारत। तो इतिहास हमारा क्या है, इसका सच्चा पक्ष क्या है, इसके ऊपर भी अनेक फिल्में हैं। तो बस प्राच्यम, मैंने कहा कि बस ये प्रयास है कि कोई भी, किसी की भी युवा को उस कष्ट से ना गुजरना पड़े। कोई भी बच्चा, कोई भी चाहे तो वो अपने भारत को मूल स्वरूप में अगर देखना और जानना चाहता है, वो जानना चाहता है अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का यथार्थ स्वरूप, तो उनको इन वर्ल्ड क्लास फिल्मों के माध्यम से वो देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। समय की अपनी सीमाएं हैं। ये छोटी सी हमारी यात्रा हमारे जीवन की मैंने आपके सामने रखी। आप सब लोग अवश्य जाएं और प्राच्यम.com पे प्राच्यम को देखें। अपने आसपास सोशल ग्रुप्स में मित्रों के साथ इसको साझा करें। अपने छात्रों को, उनको अवश्य प्रेरित करें कि वो जाएं, इसको देखें। और मेरा बस एक ही संकल्प है कि हर घर में प्राच्यम अवश्य देखा जाना चाहिए। आज हर घर में हम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार ये सब पाते हैं। हमें लगता है कि हर भारतीय, हर हिंदू के घर पे प्राच्यम अवश्य होना चाहिए। यही हमारा बस संकल्प है और ये हमारा सबका एक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि जो संस्कृति की अविरल धारा हमारे तक पहुंची है, उसको हम अपने जीवन में हर यथासंभव प्रयास करके अपने पहले जीवन में आत्मसात करें, उसको संरक्षित करें और ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को उसी मूल स्वरूप में वो धारा आगे पहुंच के उनको, उनके जीवन को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते प्रवीण जी। आपने बहुत ही संक्षेप में बताया कि हमारे शत्रु कौन है, और पहले ये भी आप बताए कि आपको भी कई दिक्कतें आई, कठिनाइयां आई इस यात्रा में। थोड़ा अगर आप उसमें और बताएंगे कि सबसे ज्यादा कठिन समय आपकी इस यात्रा में क्या रहे। मैं तो स्वयं भी प्राच्यम बहुत वर्षों से देख रहा हूँ और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। तो आप थोड़ा और बताएंगे ताकि बाकी जो अध्येता हैं और ऐसे यात्रा में है वो भी थोड़े सावधान रहें इन कठिनाइयों के प्रति। जी। सबसे बड़ी कठिनाई अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे बड़ी जो वेदना जिससे मैं गुजरा था, वो जीवन के वो वर्ष थे जब अंदर प्रश्न तो बहुत थे, जिज्ञासाएं तो बहुत थी,
लेकिन उनके उत्तर पाने का कोई माध्यम नहीं था। आप देखिए, उस काल में इंटरनेट नहीं था, तो और हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, हम तो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, तो शिक्षा प्रणाली में तो कोई भी कहीं से भी कोई गुंजाइश थी नहीं कि हम उन प्रश्नों के उत्तर कहीं से भी हमको मिल पाते हैं। अपने ही धर्म और अपनी ही संस्कृति के विषय में हम जान पाते हैं। तो एक बहुत बड़े एक एक दुविधा से हमको गुजरना पड़ा, जब एक अंतर्द्वंद था कि अंदर से तो पुकार थी जानने की कि हम कैसे जाने, क्योंकि देखिए हमारे अंदर हमारे डीएनए में है वो, तो वो डीएनए की पुकार तो होगी, वो स्वाभाविक रूप से वो जिज्ञासाएं तो होंगी, लेकिन अगर उन जिज्ञासाओं को हम शांत नहीं कर पाएंगे, उनका सही उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, तो एक वेदना से तो सबको गुजरना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे ऊपर तो बहुत ईश्वर की कृपा थी कि मुझे गुरु मिल गए। आप उनका सोचिए, जो न जाने अनगिनत लोग जिस उस वेदना से गुजरे, लेकिन उनको उसका समाधान नहीं मिला, उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, कोई उनको गुरु नहीं मिला। और ये पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो शिक्षा प्रणाली है और जो जितनी भी भारत की व्यवस्था है, वो हमारे धर्म और हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। वो यथासंभव प्रयास करती है कि कैसे इसका विनाश कर दें, कैसे विनष्ट कर दें, कैसे उन संस्कारों का, उन मूल्यों का विनाश कर दें। तो सबसे बड़ी वेदना जो मेरी थी, और जिस वेदना ने मुझे ये प्रेरणा दी और ये संकल्प दिया कि अपने जीवन में पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि इस ज्ञान की इन धाराओं को अपने जीवन में आत्मसात करूं अपने गुरु की कृपा से, और जब ये कर लूंगा तो कैसे उसको संरक्षित करने के लिए फिल्मों का सदुपयोग करके, इस माध्यम का सदुपयोग करके लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज भी वही स्थिति है जो आज से 40-45 साल पहले थी। आज भी बच्चों के सामने उन जिज्ञासाओं के, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। यद्यपि आप अगर आप देखें, यद्यपि उन आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट है और न जाने असंख्य वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसमें कौन सी वेबसाइट या कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, इसका भान नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि मौलिक रूप से अपनी बात को स्थापित करने के लिए इस तरीके के मौलिक प्रयास करने जो आवश्यक है, जैसे पुनरुत्थान कर रहा है, जैसे प्राचीन कर रहा है, जहाँ पे लोग जाए तो उनको ये मालूम रहे कि नहीं, यहाँ पे जो भी चीज हम देखेंगे वो सत्य होगी। तो इंटरनेट के बावजूद समस्याएं तो वही, हम जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा कष्ट आज भी चारों तरफ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हमारे आंख के सामने से हमारे बच्चे और हमारे युवाओं को उनका आइडियोलॉजिकल सबवर्जन आज भी हो रहा है। और ये जो शत्रु हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये कर रही हैं, और अब इंटरनेट के आने के बाद तो और तेजी से हो रहा है, क्योंकि अब वो हमारे घरों में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे निजी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इन स्मार्टफोन्स के माध्यम से, इन सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से ये हमारे बच्चों को बड़े आसानी से सबवर्ट कर रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिवली। तो ये आज की चुनौती तो हमें लगता है कि उस समय की चुनौती से कम 1000 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स अब हमारे घर में घुस चुका है, और मैं आपसे बताऊं कि मुझे बहुत कष्ट होता है ये देख के कि एज ए सोसाइटी हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं, हमारी सरकारें सो रही हैं, हम हिंदू संगठित नहीं है, हमारे जितने धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपस में ही, इनका कोई आपस में कोई यूनिटी नहीं, और इसलिए हम इस जो बहुत बड़ी समस्या है जो धीरे धीरे हमारे मूल को खोखला कर रही है, हम उसको ना समझ पा रहे हैं, ना उसको सही करने की दिशा में कोई काम कर पा रहे हैं, जो बहुत करना आवश्यक है।
मैं यही बोलना चाह रहा था कि आपका पांचवा दुश्मन जो हमारा है शत्रुबोध, वो हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारी सोने की अवस्था है एक्चुअली। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, अ, ये आंतरिक शत्रु है, ये हमारी जड़ता है, ये हमारी स्वयं की मूर्खता है कि हमारे अंदर जागृति नहीं है। तो ये जागृति लाना जैसा आप सब लोग कर रहे हैं तो बड़ा अद्भुत आप लोगों का काम है। लेकिन वही है कि देखिए, हम आपको बताएं कि 1000 वर्ष बाद है, आज से 1000 वर्ष पहले 1026 में गजनी ने भारत पे आक्रमण किया था। 1000 वर्ष बाद हमको ये अवसर मिला है कि उन सिविलाइजेशनल उन करेक्शंस को हम करें, और समय बहुत कम है। अगर हमने बहुत तेजी से काम नहीं किया, अगर हमने वो करेक्शंस नहीं किए, अगर हमने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, तो आने वाला समय, जो जहां तक मैं देखता हूँ, जो मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो ज्योतिष की दृष्टि से चीजों को देखता हूँ, विश्व में क्या हो रहा है और क्या होगा, तो तब बहुत ही एक मन में बेचैनी, व्याकुलता और कष्ट होता है कि अपने इस इग्नोरेंस की वजह से, है ना, जागृति ना होने की वजह से, मैं जो समझ रहा हूँ हिंदू अगले नरसंहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। हाँ, नमस्ते प्रवीण जी। बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जैसे कि तई का भी साक्षात्कार देखा था, उस समय भी प्रभावित हुआ था, और आज भी मैं तो सोच रहा हूँ कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी के बाद आपका नाम मुख पर आ रहा है। चाणक्य और उपनिषद गंगा जैसे धारावाहिक फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय चैनल पर आ जाए आपके द्वारा, और प्रादेशिक भाषाओं में भी घुसकर चैनलों में हमारी राष्ट्रीय प्रतिमा फिर एक बार उजागर हो, तो इस बारे में आपके प्रयास अभी कैसे रहेंगे? जी। प्रणाम कर रहे हैं आपको। देखिए, करने को तो बहुत कुछ है अभी। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ही एक सूची अपनी स्वयं की बनाई है जिसमें 1000 अभी विषय हैं जिन पे मुझे काम करना है। लेकिन चुनौतियां क्या है, देखिए हम आपको बताए हैं। आप जितना भी अच्छा काम करें, और ये चुनौती मैं जानता हूँ पुनरुत्थान के साथ भी हिंदुताई से हमारी बात हुई, उन्होंने बल्कि हमसे कहा भी, हिंदुताई ने, देखिए हमारे आपके प्रयास को समर्थन देने के लिए, मदद देने के लिए हमारे अपने लोग आगे नहीं आते। विश्व में 120 करोड़ हिंदू हैं, और हम कहते हैं कि मान सबको हटा दीजिए, कम से कम 10 लाख हिंदू तो बहुत ही अति समृद्ध है। लेकिन आपको 10 भी नहीं मिलेंगे जो आगे आके कहे कि नहीं, मैं आपके साथ हूं, जो भी आर्थिक योगदान करना है, जो भी करना है मैं वो करूंगा। आप अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहिए। एक तो ये चुनौती है, सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। प्राच्यम, आज भी मुझे अपने पास से पैसा लगा के चलाना पड़ता है। हिंदुताई ने हमसे कहा कि नहीं, तुमको भिक्षा मांगनी चाहिए, भिक्षा की परंपरा है। तो वो मैं निवेदन करता हूं, लेकिन वो तो। दूसरी चुनौती क्या है कि देखिए, हमारी सरकारें सोई हुई, आज भी हमारे नेता, हमारी सरकारें वो आत्ममुग्ध है। किससे? बॉलीवुड से, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से, जिन्होंने हमारी संस्कृति को विनाश किया, उसकी जड़ों को खोदा, ये दुनिया भर की भ्रांतियां फैलाई हमारे ही धर्म के बारे में, उसको उन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया युवाओं के मन में। आज भी ये उन्हीं के पीछे भागते हैं। तो सरकार, सरकारी संस्थाएं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, ये लोग कभी आगे नहीं आते किसी भी तरीके से मदद करने की दिशा में कि नहीं, अच्छा प्रयास है। तो मन में संकल्प तो बहुत कुछ करने के हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी विवशताएं होती हैं, उनको ध्यान में रख के प्रयास करता हूं कि जो भी श्रेष्ठतम प्राच्यों कर सके
वो करता रहे, नई नई चीजें सबके समक्ष लाना चाहे, और वो हम लाते रहेंगे, क्योंकि हमने जैसा कहा, मैं ये मानता हूँ ईश्वरीय कार्य है, और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम सबको ईश्वर ने निमित्त बनाया है ये करने के लिए। तो जो संकल्प देता है, जो प्रेरणा देता है, वही आगे मार्ग भी प्रशस्त करता है, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। तो धीरे धीरे मार्ग आगे प्रशस्त होता जाएगा, और हम अपने संकल्प पे, अपनी प्रेरणा पे बढ़ते जाएंगे, और एक से एक मौलिक जो भी कंटेंट है वो हम प्राच्यम ओरिजिनल्स करके हमारी सीरीज है। जैसे अगर आज आज आप सब लोग जाके अवश्य देखिएगा, आज हमारी फिल्म आ रही है हलाल इकोनॉमी के ऊपर है। हलाल जो एक इस्लाम में मीट को काटने की प्रक्रिया थी, कैसे इन लोगों ने उस हलाल को एक जजिया बना दिया, हिंदुओं के ऊपर लाद दिया है। आज आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, आप चिप्स का पैकेट लेंगे वो भी हलाल सर्टिफाइड होगा, औषधियां लेंगे वो उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन है। पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ा। हलाल गंगा जल बिक रहा है, हलाल सोसाइटीज आ रही है। इस हलाल को कैसे हमारे ऊपर लाद के और खरबों रुपया इससे निचोड़ के हिंदुओं से कैसे हिंदुओं के ही विनाश में लगाया जा रहा है, कैसे आतंकवाद को सपोर्ट किया जा रहा है, कैसे आतंकवादियों को कानूनी बचाव दिया जा रहा है, और हमारी सरकारें सो रही, इसके बारे में जागृति नहीं, इसके बारे में ज्ञान नहीं। तो आज वो अवश्य आप देखिएगा, आज ओटीटी पे हमारे हलाल एक फिल्म रिलीज हो रही है। तो ये सब विषय हैं जिसमें बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में जागृति हम लाएं और इसके बारे में बताएं हैं। ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे योजना हमारी है कि हम फिक्शन में भी आएंगे, फीचर फिल्म भी बनाएंगे, फिक्शन सीरीज भी लाएंगे। वो सब धीरे धीरे अवश्य करेंगे। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते। आज हम जी आज हमारा सत्र बहुत ही अच्छा हुआ। हम एक ऐसे अनुभव से गुजरे जिसके बारे में हम अनेक बार बातें भी करते हैं। कैसे आत्मविस्मृति हमारा मूल रोग है और उसके कितने आयाम हैं, इनकी बात तो प्रवीण जी ने की, परंतु आत्मविस्मृति से भी उबरने का क्या मार्ग होता है, इसके भी दर्शन हमें आज के वक्तव्य में हुए। कैसे जिज्ञासा भारत के व्यक्ति का मूल स्वभाव है, परंतु उस मूल स्वभाव को ही दबा देने के लिए आज कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसकी बात हमने सुनी। परंतु उस जिज्ञासा को नहीं दबा सकने वाली अंतः प्रेरणा किसी एक व्यक्ति में होती है, इसका भी उदाहरण हमने देखा। प्रवीण जी के सारे पुरुषार्थ का, सारे पराक्रम का, सारी यात्रा का मूल तो यह अंतः प्रेरणा और जिज्ञासा है। किसी भी विषय का जब हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या एक समाज को संगठित करके संपूर्ण प्रजा के जीवन को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो उसके मूल में कुछ व्यक्तियों की ऐसी स्वतः प्रेरणा, अंतः प्रेरणा और जिज्ञासा यही कारण बनती है, यही उसका उपाय बनती है। और उस जिज्ञासा से प्रेरित होकर जो भी आगे पुरुषार्थ होता है, तो इसमें कई कठिनाइयां तो आती ही हैं, बाधाएं आती ही हैं, अवरोध आते ही हैं। इन अवरोधों को, जैसे प्रवीण जी ने सही कहा कि हम लोग भी भुगत रहे हैं, अपने ही लोग इसको जानने का प्रयास भी नहीं करते, सुनने के लिए तत्परता भी नहीं दिखाते। तो ये कठिनाइयां भी आती हैं, अवरोध भी आते हैं, प्रवाह के विरुद्ध जाकर हमको तैरना पड़ता है, मार्ग निकालना पड़ता है। वो कैसे कैसे हुआ इसका भी वर्णन हमने सुना। भारत का समाज मुक्त संगठन के रूप में अंतः स्वरूप में
संगठित रहा है। हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में शब्द प्रयोग करते हैं, एवरीथिंग इज वॉलंटरीली कंपल्सरी। तो हम जो भी जिन भी नियमों का अनुसरण करते हैं, जो भी अनुशासन हमारे प्रजा के व्यवहार में भी स्थापित होता है, वह इस प्रकार से वॉलंटरीली कंपल्सरी के रूप में ही होता है। आईपीसी की धाराएं नहीं होती, दंड विधान आज जो है उस प्रकार का नहीं होता, परंतु एक आंतरिक अनुशासन होता है, और इस आंतरिक अनुशासन को मानने वाले सब लोग एक प्रजा के रूप में मुक्त रूप से संगठित होते हैं। मुझे लगता है कि आज जो देश भर में इंडिविजुअल प्रयास चल रहे हैं, उन सबको भी मुक्त संगठन में के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। अपनी स्वायत्तता, अपनी मौलिकता, इसको बनाए रखकर एक दूसरे से परिचित होना, एक दूसरे का पूरक होना और एक दूसरे के लिए सहायता रूप होना, इसकी आज बहुत आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया है। हमारे पूर्वजों ने इसी हेतु से भारत भ्रमण भी किया है और विश्व संचार भी किया है। इस प्रकार से आज भी हमारे प्रयासों को हमारे पूर्वजों का ही दिशा दर्शन प्राप्त हो रहा है। इस रूप में हम प्राच्यम को भी देखते हैं। जैसे पुनरुत्थान है, वैसे प्राच्यम है, वैसे और अनेक व्यक्तिगत प्रयास हैं जो केवल व्यक्तिगत सुख और हित के लिए नहीं है, परंतु राष्ट्रीय हित के लिए हो रहे हैं। ऐसे सभी को जोड़ने का काम भी हम कर रहे हैं, और इस कड़ी में आज प्राच्यम का और उनके जो संस्थापक हैं प्रवीण जी का हमने अपने साथ वार्तालाप का सत्र आयोजित किया। हम बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक प्रवीण जी का अभिनंदन करते हैं, और पुनः पुनः जब भी अवसर आएगा हम हमारे बीच में उपस्थित होकर उनकी बातें कहने के लिए निमंत्रित करते रहेंगे। उनको भी आना अच्छा ही लगेगा, ऐसा विश्वास है। तो पुनः पुनः मिलेंगे, इस रूप में हम जुड़ते जाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करके आज के अभिव्यक्ति के लिए मैं और एक मुद्दे की और भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक अपने विषय को सुसंगठित रूप में सुसूत्र किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, ये वक्तृत्व का जो गुण है उसका भी निदर्शन आज हमें देखने को मिला। इसके लिए भी प्रवीण जी का अभिनंदन है, हम उसमें से भी कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे सत्र के लिए सबकी ओर से प्रवीण जी का अभिनंदन, कृतज्ञता ज्ञापन, धन्यवाद के साथ मैं रुकती हूँ। नमस्कार। प्रणाम इंदुताई, बहुत ही अच्छा लगा आपकी आवाज सुनी हमने। आज हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। जी, मैं तो कभी कभी आपके साथ जो पॉडकास्ट मैंने किया था उसको खुद ही लगा के देखता हूँ, और हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जी मनु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम। आपका काम बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही अच्छा है, एंड आई हैव बीन वाचिंग सम ऑफ योर सीरीज, इट्स बीन वेरी एनलाइटनिंग। थैंक यू सो मच। अभिनंदन आपको। राम राम सर।